Okay, so hi everyone, welcome back and in this video we are going to discuss the basics of the cost of capital. अब ये cost of capital क्या होता है मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। कोई भी कंपनी जब बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, मतलब दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब ध्यान से देखना, अगर 2-5 लाख की बात है तो हम घर से पैसे ले लेते हैं या हमने कुछ कमाए होंगे पैसे तो उससे काम चला लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो फेसबुक मार्केट में आया और इतने लोगों तक पहुंचा, उसके पीछे क्या घर से पैसे लगाए गए थे सारे मार्क जकरबर्ग ने? नहीं। और इसके बाद जितनी भी कंपनी है, अमेजॉन क्यों नहीं हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्यों नहीं हो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया है। अब ये जब मार्केट से पैसा उठाते हैं हम इसको बोलते हैं फंडिंग करना। फंडिंग करने का मतलब है कि अगर बिजनेस को आपको बहुत ही बड़े लेवल तक लेके जाना है तो आपको बहुत ही बड़े अमाउंट की ज़रूरत है जो आप नॉर्मली आपके घर में अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। इतना पैसा किसी कंपनी में एट अ टाइम लगाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क और इतना होता नहीं है। सो तब जाके हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। कोई भी कंपनी हो मार्केट से पैसा उठाएगी। अब मार्केट से पैसा जब उठाते हैं हम तो 3-4 सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हमारे बिजनेस में पैसा आए और हम ये मार्केट में डाल सके ताकि हमारा बिजनेस चले। सो ध्यान देना, सबसे पहले आप पैसा उठा सकते हो। आप जब भी पैसे उठाने की बात आती है तो लोन की बात करते हैं जो आप बैंक से ले सकते हो। ये एक सोर्स है फाइनेंसिंग का, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस वाले टॉपिक में ये कवर्ड है कि पैसा कहाँ से उठाया जा सकता है। एक होता है लोन, ठीक है, मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के देंगे हम, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका लोन, ठीक है। सेकंड होगा इक्विटी शेयर्स, मार्केट से आप उठाते हो। अब आपने फाउंडेशन लेवल पे देखा होगा तो एक इक्विटी शेयर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है मार्केट में। जो इक्विटी शेयर अगर आप अपने कंपनी के मार्केट में दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। लोग, पब्लिक जो है मार्केट में इक्विटी शेयर खरीदेगी और आपको पैसा पहुंचाएगी। एक ये होता है, दूसरा होता है डिबेंचर्स, एक और होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्या सर इतने ही हैं सोर्सेस? नहीं, ये मैं मेजर सोर्सेस बता रहा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। आपको बिजनेस चलाना है, आपको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए तो ऐसे टाइम पे आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा उठाना पड़ेगा और वो है लोन, इक्विटी, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि प्राइवेट में अगर आप वेंचर कैपिटल फंडिंग करवाते हैं तो उसमें भी इक्विटी के थ्रू पैसा आता है, या फिर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, 91 डे ट्रेजरी बिल्स। ऐसे कई सारे सोर्सेस हैं। अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, अभी जो मेजर अपना काम है उसकी बात करेंगे। अब मान लो ये आपकी कंपनी है, अब यहाँ से आपने पैसा उठाना है। अब आप पे डिपेंड करता है ये कि आप कौन से सोर्सेस से पैसा उठाना चाहते हो और कौन से सोर्स से कितना उठाना चाहते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि सिर्फ एक ही सोर्स इसमें से हमको यूज़ करना है। आप चाहो तो चारों में से उठाओ, 2 में से उठाओ, 3 में से उठाओ, किसी से 50 करोड़ उठाओ, किसी से 500 करोड़ उठाओ, जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे पैसा लोगे, आप मान लो कंपनी के ओनर, आप मैनेजमेंट हो, सॉरी ओनर नहीं बोलूँगा। अब आपके पास अगर 1000 करोड़ आ गए तो इस 1000 करोड़ से आप क्या क्या खरीदोगे? सर सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि आपको बिल्डिंग खरीदना है, आपको लैंड खरीदना है, मशीनरीज खरीदना है, ऐसे कई सारे आइटम्स जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको मदद करेंगे वो आप खरीदोगे। और उसके बाद करंट एसेट्स में आपका पैसा रहेगा। अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे टी फॉर्मेट में तो यहाँ होता है फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ और यहाँ होता है कैपिटल। हम जो नॉर्मली बात कर रहे हैं वो इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा हम इकट्ठा करते हैं और इसको यूज़ किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स में, करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज़ में, और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब मुझको एक चीज़ सिंपल सी बताओ, ठीक है, ध्यान देना और मेरे को बताओ, लॉजिक लगाओ। आपने किसी और से पैसा लाया, बैंक से पैसा उठाया, आपने इक्विटी वालों से पैसा, प्रेफरेंस वालों से पैसा, डिबेंचर से, फॉर द टाइमिंग मान के चलो सबसे पैसा लिया हमने। अब आपने जब सबसे पैसा लिया है और आप उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले हो आने वाले साल में, और उस
पैसे को इस्तेमाल करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू सेल करके पैसा कमाने वाले हो। सो लेट से आपने 1000 करोड़ का पूरा यूज किया साल भर, 1 साल, और उसके ऊपर आपने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 10% का आपने प्रॉफिट कमाया। क्या ये पूरा पैसा सिर्फ आपका है? नहीं सर, क्योंकि हमने जो 100 करोड़ कमाया वो किसी और के पैसे का इस्तेमाल करके कमाया। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इस प्रॉफिट में से उनका भी कुछ हिस्सा बनता है। अब ध्यान देना, लेट से लोन से आपने उठाए थे 100 करोड़, इक्विटी से आपने उठाए थे 500 करोड़, डिबेंचर से उठाए थे 200 करोड़ और प्रेफरेंस शेयर से उठाए थे 200 करोड़। अब मैं आपको लॉजिकली बता देता हूं जो इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में फॉर्म किए गए हैं, लोन वालों को रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है उनके पैसों से, उनको पैसों को इस्तेमाल करने के लिए। सो आप अगर किसी से लोन ले रहे हो तो हम उनको क्या देते हैं रिटर्न में? प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस देंगे, लेकिन उसके साथ में उनको इंटरेस्ट वापस देंगे, मतलब इंटरेस्ट भी देंगे, वापस नहीं। सो अगर आप लॉजिकली सोचो, 100 करोड़ लेके अगर 100 करोड़ वापस दे दिया तो सामने वाला आपको पैसा क्यों देगा? नहीं देगा, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा वापस देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इक्विटी वालों को हम क्या देते हैं सर? डिविडेंड। डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड। ये है उनका रिटर्न। उन्होंने भी आपकी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्री में नहीं किया, उनको भी अपना पैसा कमाना है। अब ध्यान दो, मान लो वो कंपनी आप हो, मान लो वो मैनेजमेंट आप हो, आपको कंपनी में पैसा लगाना था, मतलब आपको कंपनी में पैसों की जरूरत थी, कितने? 1000 करोड़, और आपने बाहर से पैसा लाया। अब मान लो वो इक्विटी वाला, वो डिबेंचर वाला, वो प्रेफरेंस वाला, वो लोन वाला मैं हूं। ये 4 लोग हैं यहां पे जिन्होंने आपको 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने उस पैसा का साल भर इस्तेमाल किया, 100 करोड़ रुपए कमाए, उस 100 करोड़ रुपए में से मुझे बांटोगे। मैंने अपना इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो लेना है, तो आपको मुझे पैसा देने की ज़रूरत है। एक सेकंड, हाँ आई बात समझ में? तो मुझे आप क्या दोगे? अगर मैंने आपको लोन दिया तो आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट आपने दिया मैंने लिया, आपने दिया मैंने लिया, मेरे लिए इनकम है, क्योंकि मुझे मेरे पास आ रही है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर मैंने इंटरेस्ट कमाया। अगर कोई चीज मेरे लिए इनकम है तो वो आपके लिए क्या हुई सर? खर्चा, एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। मैं इक्विटी वाला हूं तो आप मुझे क्या दोगे? डिविडेंड। तो इनकम किसकी? मेरी, आपके लिए खर्चा। मैं प्रेफरेंस वाला हूं, आप मुझे क्या दोगे? डिविडेंड। किसकी इनकम? मेरी, आपके लिए खर्चा। सर डिबेंचर वाला हूं मैं, डिबेंचर होल्डर हूं मैं, मैंने आपकी कंपनी में डिबेंचर खरीदे हैं, आपको पैसे दिए हैं, उस पे जो इंटरेस्ट आप मुझे दोगे वो मेरे लिए क्या है सर? इनकम, आपके लिए खर्चा। ये सारा का सारा जो आप इक्विटी डिविडेंड सॉरी इंटरेस्ट और डिविडेंड दे रहे हैं, ये आपके लिए क्या है सर? खर्चा, मेरे लिए इनकम। कंपनी के एंगल से बोलो सर क्या है ये? खर्चा। क्या है ये? कॉस्ट। यार कॉस्ट लग गई आपको तो। किस चीज की कॉस्ट लगी सर? आपने साल भर किसी और का कैपिटल इस्तेमाल किया, आपने कैपिटल यूज किया और उससे आपने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी हो, लेकिन मैंने जब आपको कैपिटल दिया तो उस पर मुझे इनकम होनी है और आपको वो होगी कॉस्ट, क्योंकि आपके जेब से पैसा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ जो आप ये इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, और ये जो डिविडेंड लग रहा है ये है आपके लिए कॉस्ट। कैपिटल कौन सा था सर? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है कैपिटल। जो 1000 करोड़ रुपए है ये है कैपिटल, और उसके बदले में जब आप उसको इस्तेमाल करने के लिए जो आप खर्चा बियर कर रहे हो, जो आप कॉस्ट बियर कर रहे हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक चीज आपको समझ में आई यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल, जिसका कैपिटल मैंने इस्तेमाल किया उसके बदले में जब उसको वापस रिटर्न दे रहा हूँ, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको और लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपने अगर अपने दोस्त से 1000 रुपये लिए थे और वापस आप उसको 1100 रुपये दे रहे हो, यानी 1100 रुपये दे रहे हो, यानी कि मैं बोलूँ 1100 रुपये अगर आप दे रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपये दिया उसको आप क्या बोलोगे सर? इंटरेस्ट के साथ मैंने वापस दिया, और वो जो 100 रुपीज़ है वो उसकी इनकम और आपका
कॉस्ट, कंपनी के लिए कॉस्ट है। कैपिटल किसने यूज़ किया? कंपनी ने। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब बात इतनी है सर, जब हम चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे तब हम रुपीस की अमाउंट, रुपीस की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको टर्म लगेगा परसेंटेज। परसेंटेज में पता करो कि आपको कॉस्ट कितनी लग रही है। सो अगर अब मैं ध्यान से आपको बोलूं, सो ध्यान देना, आपने 1000 रुपये लिए और इस 1000 रुपये पे ये आप हो, ठीक है, और ये है कैपिटल देने वाला यानी कि इक्विटी होल्डर या डिविडेंड। ठीक है, तो आपने 100,000 करोड़ पे 100 करोड़ का डिविडेंड बांटा। बोलो कितना परसेंट बांटा? सर 10% सामने वाले की कमाई हुई। कैसे कैलकुलेट किया? 100 डिवाइडेड बाय 1000। कितना इजी है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय द कैपिटल। अब ये था टोटल में, मतलब 1000 करोड़ का एक शेयर तो नहीं आया होगा। ठीक है, लेट्स से हम मानते हैं कि वो शेयर था 100 रुपए का। अब अगर 100 रुपए का शेयर था तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करोगे तो आपके कितने शेयर बनेंगे सर? 10 करोड़ के शेयर बनेंगे। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। और एक शेयर पे डिविडेंड कितना बांटोगे सर? 100 डिवाइडेड बाय 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ के शेयर्स थे आपके पास में, तो आपने 10 रुपए का शेयर डिविडेंड बांटा एक शेयर पे। 10 रुपए का डिविडेंड बांटा एक शेयर पे, 100 रुपए का था एक शेयर, तो कितना परसेंट हुआ? 10%। अमाउंट उतनी रहनी है, लेकिन फॉर्मूला आप क्या बदल गया सर? डिविडेंड पर शेयर। ये क्या हो गया? डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। जो भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस हो या इशू प्राइस हम बोल सकते हैं। अगर पहली बार हम इक्विटी इशू कर रहे हैं तो अभी मार्केट प्राइस तो आने की है मार्केट में, अभी तक तो वो लॉन्च होने का है। देखो, इक्विटी जब मार्केट में इशू की जाती है तो एक इशू प्राइस पे की जाएगी, और उसके बाद जब वो मार्केट में आती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तब उस पर मार्केट प्राइसेस उसकी आने लग जाती है मार्केट में। सो मार्केट प्राइस बाद में आती है, सबसे पहले इशू प्राइस होती है, वो एक ही बार आती है। सो इशू प्राइस, उसके बाद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ऐसा किस्सा चलेगा। सो अगर आप स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो इशू प्राइस लोगे, और बाद में कहीं बीच में कर रहे हो कि यार 5 साल पहले इक्विटी शेयर इशू किया था, लेकिन आज अगर मैं खरीदूं तो मार्केट प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, और उस पे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस आएगी। सो आप फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर लिख सकते हैं, या फिर डीपीएस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस भी आप लिख सकते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू हो रहा है तो इशू प्राइस कैलकुलेट होगी। इशू प्राइस हम डिनोमिनेटर में लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कहीं पे भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो हर जगह पे मार्केट प्राइस होगा। सो वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ होगा, इतनी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर। एक सेकंड ना। ठीक है, आगे बढ़े। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया क्या सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया। अब एक एक करके हम चारों चीज़ों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ध्यान देना, लोन की तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में बता दूंगा। मेजर हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ये 3-4 चीज़ों की हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले कि सर डिबेंचर जो होता है, डेट बोलो या बॉन्ड बोलो, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूलेज। उसके बाद में हम प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इक्विटी का कैसे निकालते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग भी एक टॉपिक है जो हम आखिरी में लेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सो अभी भी इस पॉइंट पे मूव करने के पहले कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ में, वो डिस्कस करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना। Now what do you understand by the term cost of capital? You already now know about the cost of capital. ध्यान देना, अभी हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आसान जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब ये सारा पोर्शन जो है आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक टर्म में बता दी है। अब आप अगर पढ़ोगे, आपको सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहे तो मैं उसको बस रिपीट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह का रिटर्न है। ये रिटर्न कहाँ से आता है? कौन एक्सपेक्ट करता है? जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करेगा, यानी कि मैं, दैट इज शेयर होल्डर यानी कि इक्विटी। आप लेंडर्स ले लो और डेट होल्डर्स ले लो। लेंडर्स यानी कि बैंक जो लोन देती है,
टू द बिजनेस एज अ कंपनसेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल, क्योंकि उन्होंने आपको कंट्रीब्यूट किया इतना कैपिटल, तो उसके एवज में, बदले में आप उनको, आपसे जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाएगा वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। जब भी कोई इक्विटी प्रोक्योर की जाती है फाइनेंसेस फ्रॉम ईदर सोर्सेस, ध्यान देना, व्हेन एन इक्विटी प्रोक्योर्ड फाइनेंसेस फ्रॉम ईदर, व्हेन एन एंटिटी, सॉरी एंटिटी यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जब किसी भी सोर्सेस से, इसमें से जैसे कि लोन हो गया, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर हो गया, यहाँ से फाइनेंसेस जब प्रोक्योर करती है, इट हैज़ टू पे सम एडिशनल अमाउंट, जिसको बोलते हैं आपकी कॉस्ट, मेरे लिए रिटर्न ऑफ द मनी बिसाइड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। यार प्रिंसिपल अमाउंट के बदले में आप एक्स्ट्रा भी तो कुछ दोगे ना, अदरवाइज मैं आपको पैसा क्यों दूं? आप मेरे पास में आज आके बोलोगे कि सर 1000 रुपये हमको दे दो, एक साल बाद में वापस 1000 रुपये लौटा दूंगा, क्या मैं दूंगा? नहीं दूंगा सर। एक बिजनेस मैन के एंगल से अगर देखूं, बिजनेस पॉइंट के एंगल से देखूं, तो मैं आपको 1000 के बदले में 1000 लेने के लिए राजी नहीं हूंगा। आप मेरे को उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तो मैं राजी होऊंगा। नाउ द एडिशनल मनी जो आप देते हैं उसके ऊपर में, टू दीज फाइनेंसर्स मे बी ईदर वन ऑफ द पेमेंट और रेगुलर पेमेंट एट स्पेसिफाइड इंटरवल। ध्यान देना, अब इसका मतलब क्या होता है? वन ऑफ द पेमेंट और रेगुलर पेमेंट एट द स्पेसिफाइड इंटरवल का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल। जब आप इक्विटी शेयर आपने इशू किया है, तो आप साल में 1 या 2 बार ही सिर्फ डिविडेंड देते हैं। जो बीच में डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और जो बाद में हम देते हैं एक साल में एक बार जब देते हैं उसको इक्विटी फाइनल डिविडेंड कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड एक ही बार दिया जाता है, मान लो साल भर में। डिबेंचर्स पे भी जनरली डिपेंड करता है कि 6 महीने के हैं या साल भर का है। लोन जो होता है वो मंथली भी इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो, साल भर में भी हो सकता है, जैसे भी बैंक के साथ में एग्रीमेंट है। सो इसीलिए उसका कहना है कि रेगुलर पेमेंट भी हो सकते हैं या फिर आपका वो वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है। नाउ द एडिशनल मनी पेड इज सेड टू बी द कॉस्ट, जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल। अब आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा जो मैंने कहा था, और इसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे ध्यान दो, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सप्रेस की जाती है इन रेट इज यूज्ड, इन रेट मतलब परसेंटेज, जो मैंने 10% कैलकुलेट करके दिया था ना आपको, वो चीज है ये, इज यूज्ड टू डिस्काउंट और कंपाउंड द कैश फ्लोज और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। अब ध्यान दो, एक टर्म होता है डिस्काउंटिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात अगर मैं कहूं आपको, ये साल भर है, यहां 100 रुपए डाले, 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो साल के अंत में कितना मिलना चाहिए? 110 रुपए, ठीक है। अब आप अगर ध्यान दोगे, 10% को इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं 1.1, मैं आपको यहां पे बता देता हूं 9% को लिखते हैं 1.09, यानी 1 + 0.09। परसेंटेज में 9 को कैसे लिखेंगे? 0.09, 1 + 0.10 ऐसे। सो ये हो गया 1.1। नाउ आप इस 110 को अगर 1.1 से डिवाइड करोगे, 110 जो फ्यूचर वैल्यू है, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम ये पढ़ेंगे, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये कवर्ड है। 110 को जब आप 1.1 से डिवाइड करोगे, सो ये है फ्यूचर वैल्यू और ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलो उसको, ठीक है, 1 / 1.1 या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलो, सॉरी। सो जब आप फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा सर? 110 / 1.1 कैलकुलेटर पे करके देखना, सीधी वैल्यू गिर के आ जाएगी 100। यानी ये क्या है? आपने फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आए, इसका मतलब इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, क्या सॉरी आपको क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्काउंट और कंपाउंड द कैश फ्लोज। या तो आप डिस्काउंटिंग करोगे या तो आप कंपाउंडिंग करोगे, ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपका 100 और 110 है। अगर 100 की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना, आगे बढ़ाना। और 110 को डिवाइड कर दो 1.1 से, इसको कर रहे हो तो मल्टीप्लाई, इसको कर रहे हो तो डिवाइड, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 100। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। आई बात आपके समझ में? ध्यान दो वापस। नाउ लास्टली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट और हर्डल रेट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान देना,
कट ऑफ रेट, हर्डल रेट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा एक ही मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम हमको इतना परसेंटेज रिटर्न चाहिए ही चाहिए। ध्यान दो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने किसी से 100 रुपए लिए 10% के रेट पे, मैंने लिए, यानी मैं वो कंपनी हूं, मैं वो मैनेजमेंट हूं, मैंने किसी से पैसा लिया है 100 रुपए, उसको वापस कितना देना है सर? ध्यान दो, अभी कैलकुलेट करो, आप बताओ कितना देना है वापस उसको? 110 रुपए। यानी कि अब ये जो मेरे पास में 100 रुपए है, देना तो 110 है, तो ये 10 मेरे को उसमें ऐड तो करने पड़ेंगे। अब ये जो 100 रुपए मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके कम से कम कितना परसेंटेज मैंने रिटर्न कमाना चाहिए? 10%। क्यों? क्योंकि सर जब आप 100 इन्वेस्ट करके 10% कमा लोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे साल के अंत में? 110। और ये आप 110 उसको दे पाओगे, ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहो। कम से कम आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन लाना है। क्या उसके नीचे जाना है? नहीं सर। नुकसान होना क्या आपको? नहीं सर। प्रॉफिट नहीं हुआ चलता, लेकिन जीरो पे रहा चलता, लेकिन नुकसान नहीं होना। कम से कम आप क्या चाहोगे? देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, जीरो, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है। बोलो क्या चाहिए आपको? मिनिमम आपको क्या चाहिए रहेगा? कम से कम एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी सर? जीरो, उसके नीचे नहीं। नुकसान नहीं होना सर। ये तो बेमतलब का टाइम वेस्ट कर लिया मैंने साल भर मेहनत करके, आखिरी में हुआ मेरे को नुकसान। सोचो 100 रुपए लिए 10% के रेट पे, सामने में इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, साल भर मेहनत की और उस पर आपने सिर्फ 8% कमाया, तो अब आपके जेब में कितने साल के अंत में? 108 रुपए। सामने वाले को कितना देना है? 110। उसको कोई लेना देना है कि आपने किस तरह से बिजनेस किया, आपने कितना कमाया? नहीं सर। उसके साथ एग्रीमेंट क्या था कि आप उसको 110 दोगे। दो कहां से लाओगे सर? आपके पास में तो सिर्फ 108 है। सर 2 रुपए अपने जेब से डालना पड़ेगा, उसको कहते हैं नुकसान। इसीलिए ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो उसको पैसा देने का है, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के रूप में काम करता है, हर्डल रेट के रूप में। बेंचमार्क फॉर फ्रेमिंग डेट पॉलिसी ऑफ अ फर्म। कंपनी की डेट की पॉलिसी और कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन होते हैं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि about the cost of capital that I wanted to discuss. So that's it. इस लेक्चर के लिए हम फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और 2-3 क्वेश्चन हम कवर अप कर ही लेंगे अगले वाले लेक्चर में। फॉर द टाइम भी बाय बाय।